जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इन चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का मुकाबला कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट से होगा। चुनाव के ऐलान के बाद लाइव टाइम्स की टीम पहुंची मुंबई के वोटर्स के बीच और जाना कि वोटर्स के मन में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में चुनावी समर का शंखनाद हो चुका है। इलेक्शंस की तारीख की घोषणा हो चुकी है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगी। मतलब 23 नवंबर के बाद नई सरकार की शक्ल हमें दिखने को मिल जाएगी। वैसे भी 26 नवंबर को असेंबली डिसॉल्व होनी थी और उसी वजह से महाराष्ट्र में चुनाव उससे पहले किए जाने जरूरी थे। आज इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या है वो मुद्दे जिनके आधार पर महाराष्ट्र की जनता वोट देने जा रही है और जो मौजूदा कार्यकाल है सरकार का उसको जनता कैसे देखती है, महाविकास आघाड़ी सरकार के 2.5 साल को कैसे देखती है, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर बात करने के लिए कुछ मुंबईकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो मुंबई में नौकरी भी करते हैं, यहाँ रहते भी हैं और सरकारों की बदलती तस्वीरें ये देखते हैं। मुद्दे क्या हैं, जनता के मन में क्या है, मैं इन्हीं से बात करता हूँ, इन्हीं से समझने की कोशिश करता हूँ। दादा, अब की बार जब वोटर वोट करने जाएगा मतदान केंद्र पर तो क्या मुद्दे उसके दिमाग में होंगे, किन मुद्दों के आधार पर अब की बार वो वोट करने जा रहा है? ऐसा है, शहरी भाग में अलग मुद्दे रहेंगे, ग्रामीण भाग में अलग मुद्दे रहेंगे, फार्मर्स के मुद्दे रहेंगे, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। कई सवाल मन में हैं। जैसे आपने लोकसभा चुनाव में देखा है, लोकसभा चुनाव में लोगों को लगता था कि बीजेपी या महायुति जीत के आएगी, लेकिन महायुति का सुपड़ा साफ हो गया था। अब हरियाणा का इलेक्शन हो गया, हरियाणा में अलग चीज दिखने को मिली हमें और इस वजह से महायुति के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में जनता में काफी बड़े पैमाने पे कई मुद्दों के ऊपर नाराजगी है। उसमें बेरोजगारी से लेके, महंगाई से लेके, गुनहगारी से लेके हर चीज के ऊपर बड़े पैमाने पे महंगाई है, नाराजगी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बीच में जो जिनका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, 8 ही महीना हुआ था वो गिर गया। कई चीजें ऐसे आश्वासन बहुत दिए थे। अरबी समुद्र में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बनाने की बात की थी, जिसका भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन उसकी एक नींव तक नहीं रखी गई। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बिल्कुल, तो कई मुद्दे हैं जिसको लेके जनता में नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन ये नाराजगी हरियाणा में क्यों नहीं दिखी? हरियाणा में क्यों बीजेपी ने जो है बाजी मारी है, ये भी एक समझने की जरूरत है। मैं आपसे दादा समझना चाहता हूँ, अगर बीजेपी से नाराजगी है तो क्या सिर्फ महाराष्ट्र में है, केंद्र स्तर पर नहीं है? नहीं, नाराजगी कैसे है कि बीजेपी ने पहले शुरुआत तो अच्छा किया था, लेकिन अभी दिख रहा है कि जनता बीजेपी के अगेंस्ट जा रही बीजेपी से। क्यों? उसका रीजन है कि अभी कैसे हो गया, मोनोपोली जैसा हो गया कि उनका मतलब ये हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। इसकी वजह से जनता थोड़ी नाराज दिख रही है। ठीक है। महायुति सरकार का कार्यकाल जो कि 2.5 साल तकरीबन चला और महाविकास आघाड़ी का कार्यकाल जो कि 2.5 साल था, इन दोनों कार्यकाल को कैसे देख रही जनता, इस पर बात करने के लिए भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या लगता है कि किस सरकार का प्रदर्शन जनता को अच्छा लगा? महाविकास आघाड़ी का जो कार्यकाल था पहले 2.5 सालों से, उसमें तो आधा से ज्यादा कोरोना में ही हो गया। उनके दिखाने के लिए या फिर उनको करने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उद्धव ठाकरे जी का जो अप्रोच था वो सही था, लेकिन बाकी वहां से कुछ सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद जो हुआ है, मतलब ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो आधी शिवसेना आधी हो गई, राष्ट्रवादी आधे हो गए, वो आधे यहाँ आ गए, तो फिर एक प्रकार का कंफ्यूजन रेडी हो गया यहाँ। उसके बाद यार उन्होंने आके जो काम किया, अभी क्या किया, तो सब घोषणाएं की थी। उसमें क्या है, जैसे अभी लड़की बहन किया, ये किया, वो किया, उससे कितने इंप्रेस हो गया मालूम नहीं, लेकिन अभी जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन ये सब चल, उसमें तो लगता है कि ये सरकार थोड़ी सी पीछे जा रही है। बिल्कुल, यही सवाल मैं भाई साहब से लेना चाहूंगा। जैसा दादा बता रहे हैं कि कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया, महायुति सरकार की तरफ से। ये ऐलान वोटों में कितना तब्दील होगा ये तो मतगणना के दिन समझ में आएगा, लेकिन समाज के हर वर्ग को खुश करने की कोशिश इस सरकार ने की है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो या कोई भी हो। प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है? प्रभाव तो उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो सही में मुद्दा जहाँ जाना चाहिए विकास की तरफ, अभी देखा जाए तो महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर सेक्टर है, जहाँ ठोस काम होना चाहिए वो काम दिख रहा नहीं है। ये योजना देके मतलब नहीं रहता है, वो ये तो जैसा आपने बोला वो लुभावना ही है। इसके पहले भी लुभावने दिए गए थे, लेकिन जिस तरह से मेन खेती के ऊपर या किसान के ऊपर काम होना चाहिए वो दोनों सरकार में नहीं दिखा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इग्नोर हुआ है, ऐसा भाई साहब कह रहे हैं।
महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हमने बीते 5 सालों में देखा यहाँ काफी घटनाक्रम बदले, बहुत तेजी से बदले। जो नेता पक्ष में बैठा है वो अगली सुबह जो है विपक्ष में होता था, और इसका उल्टा भी होता था। विपक्ष में बैठा इंसान अगले दिन सत्ता पक्ष में होता था। तो बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमने महाराष्ट्र की राजनीति में देखी है। वो कितना प्रभाव डालने जा रही है अब की बार चुनाव नतीजों पे, दादा से समझते हैं। दादा, यहाँ पे लॉयल्टी बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट हुई है बीते 5 सालों में। क्या जनता के मन में इस बात को लेके कोई अप्रसन्नता है, कोई खीज है कि लोग अपने नेताओं के लिए ही लॉयल नहीं हो, जनता के लिए क्या लॉयल रहेंगे? 100% है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति हम लोग देख रहे हैं आज की तारीख में, वो तोड़फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल कतई एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। और इसके पहले भी ये हुआ था। आपने देखा है कि जब कांग्रेस का शासन था तो प्रधानमंत्री मतलब उस वक्त के विरोधी नेता जो मोदी साहब थे, वो तो रेवड़ी के ऊपर तो कई चीजें बोलते थे। आज पूरे महाराष्ट्र में, देश में खाली रेवड़ी बांटने का ही काम चल रहा है। अब जनता इतनी भी मैं कह रहा हूँ कि जनता को इतना भी ऐसा घृणित मत पकड़ना चाहिए उन्होंने कि हम जो भी करेंगे वो सही है और जनता एक्सेप्ट करेंगी। जनता को कुछ समझता नहीं है। अब मुफ्त की चीजें देने से जनता का भला क्या हो रहा है? रोजगार की समस्या है, उसके बारे में कुछ बात नहीं होता है। जात न्याय सब कुछ काम चल रहा है, महामंडल दिए जा रहे हैं, बहुत कुछ दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, जो तोड़फोड़ की राजनीति हुई है वो महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट करेगी, ये मुझे तो दिखता नहीं है आज की तारीख में। तो तोड़फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन दादा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, दोनों ही पक्षों का कार्यकाल जो है वो थोड़ा बहुत तो दागदार रहा। महायुति ने भी महाविकास आघाड़ी सरकार के कुछ घोटाले उजागर किए। खिचड़ी घोटाला आप देख ही रहे हैं। कोरोना के समय भी कई किस्म के घोटाले सामने आए। तो दागदार तो दोनों ही पक्षों का कार्यकाल रहा है। किस तरीके से जनता अप्राइज करेगी इन दोनों कार्यकालों को? जैसे आपने अभी कहा कि दागदार दोनों भी, मतलब 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी और उसके बाद सेकंड 2.5 साल में महायुति। इसमें सबसे बढ़िया पॉइंट, या मैं जिसको ज्यादा महत्व देता हूँ, वो जैसे सर ने कहा वैसे महाराष्ट्र की जनता थोड़ी स्वाभिमानी है। अब दागदार कौन ज्यादा है और कौन कम है, ये ज्यादा जनता नहीं देखेगी। जनता फिलहाल ये देख रही है कि मैंने किसको चुन के दिया और उसको चुन के देने के बाद उसने क्या किया। जैसे आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आज रात या आज के दिन कोई एमएलए यहाँ पर है, तो पता चला दूसरे दिन सुबह अपना एक गुट बना के वो उस तरफ चला गया। तो महाराष्ट्र की जनता ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, तो कुछ और मेरे सवाल है दादा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एकनाथ शिंदे, उनके सीएम बनने की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। सोचा गया ये था कि शिवसेना फूटी है, उसके बावजूद सीएम जो रहेंगे वो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना के सत्ता में शामिल किया जाएगा। लेकिन उनको सीएम बनाया गया, और सीएम बनाने के पीछे संदेश क्या देने की कोशिश की गई होगी, आपको क्या लगता है? एक्चुअली कैसे है कि मतलब ये सब किया बीजेपी ने किया है, बराबर है। तो बीजेपी ने किया तो बीजेपी को ये दिखाना है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग अपने आप निकल के आ गए। उनको ये देना था उसमें से मैसेज। लेकिन शिंदे आने के बाद शिंदे को इतना कोई पहचान नहीं रहा था मुंबई में। सिर्फ थाना में उनका एक कार्य क्षेत्र था, तो थाना में ही सीमित थे। लेकिन अभी अभी थोड़ा बहुत वो ज्यादा अंदर घुसने लगे। मतलब डे नाइट काम कर रहे, ऐसे दिखा रहे कि मैं डे नाइट काम कर रहा हूँ। और ये जो सब कर रहे हैं इसके पीछे बीजेपी है, वो तो नाम के लिए है। लेकिन उनका एक आरोप है, चलिए आरोप के बारे में भाई साहब से बात करता हूँ। भाई साहब, शिवसेना जो फूटी, जो लोग फूटे, उन्होंने एक आरोप लगाया कि शिवसेना अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई थी, उनका हिंदुत्व बदल चुका था। वो आरोप आपको कितने सही लगते हैं, कितने प्रखर आरोप हैं ये? देखो, वो हिंदुत्व से भटके या फिर वो आरोप, उसके पीछे क्या है वो सब लोग जानते हैं। क्या है, ये सब सत्ता है, और सत्ता पाने के लिए कोई भी कुछ भी आरोप करता है, ऐसा ही होता नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे अभी ये भाई साहब ने कहा कि जिसको मैंने वोट दिया है, मैंने कौन सी आइडियोलॉजी देख के वोट दिया है और वो कहाँ है, किस तरफ है, उसके ऊपर ये अभी अगला इलेक्शन जाएगा। क्योंकि सब लोग अभी ट्रस्टवर्दी नहीं रहे कि आज मैं बीजेपी को वोट दे दूँ, कर बीजेपी का आदमी कहाँ जा गया, फिर आज मैं राष्ट्रवादी अजित पवार को दे दूँ, फिर कल उठ के वो शरद पवार से साथ की जाएगा, फिर उसके लिए कुछ है नहीं। तो अभी लोग क्या देखेंगे, लोग देखेंगे कि ये आदमी है, ये कहाँ रहेगा, ये रिलायबल है, अगर मैं उसको वोट दे रहा हूँ तो यही पक्ष में रह के काम करेगा क्या, ये मेरा खुद, मतलब इसके ऊपर अगला इलेक्शन जाएगा। लेकिन लोगों का ईमान तो बहुत फटाफट बदल रहा है ना, और नेताओं का तो उससे भी रफ्तार से बदल रहा है। दादा, एक सवाल आपसे मैं लेना चाहता हूँ, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बारे में बात करूं तो गठबंधन में है वो लोग, कांग्रेस से हाथ मिलाए हुए हैं। कांग्रेस अमूमन वो पार्टी के तौर पे देखी जाती है जो सावरकर को बर्दाश्त नहीं करती। आखिर उद्धव ठाकरे की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहना पड़ रहा है? आइडियोलॉजी दो धुरी पर है, दो ध्रुव हैं,
इसके बावजूद उद्धव ठाकरे मजबूर हैं कांग्रेस के साथ रहने के लिए। कौन सी मजबूरी है? उसकी मजबूरी सीधा है, बीजेपी है। बीजेपी ने जिस तरह से उनके साथ में चीटिंग की है, जैसा उनका मानना है, वो देखते हुए उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा। एक दूसरी बात ऐसा है, बीजेपी ने उनकी पार्टी तोड़ी। अब बीजेपी मुफ्ती मोहम्मद से युति करेगी, वो सही है। बीजेपी और कोई भी पार्टी से युति करेगी, वो सही है। वो राष्ट्रवाद है और वो हिंदुत्ववाद है। और अगर शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की है, वो अगर किसी के साथ अलायंस करेगी तो उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया, ये मानना गलत है। हर पार्टी अपनी जगह पे अपना एक पॉलिटिकल कंपल्शन है, पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से एक साथ आ रही है। युति आघाड़ी वैसे देखा जाएगा तो बीजेपी ने इसके पहले सूबे का शपथ विधि किया था अजित पवार के साथ में, राष्ट्रवादी का सपोर्ट इसके पहले लिया था, तब राष्ट्रवादी उनके लिए अछूत नहीं थी। दादा, उद्धव ठाकरे के प्रति एक हमदर्दी है जनता में, आपको ऐसा लगता है क्या? यस, ऑफ कोर्स हमदर्दी है उनके प्रति, और काफी सारी उसमें हमने नेशनल इलेक्शन में हमने देखा, लोकसभा इलेक्शन में हमदर्दी थी, और वो वोटों में भी प्रतीत हुई थी। जिस तरह से उनकी 31 सीटें, मेरे ख्याल से 31 ही आई थी महाविकास आघाड़ी की, जिसमें उद्धव ठाकरे की कुछ 2-3 सीटें आई थिंक काफी कम मार्जिन से गिरी थी, अदरवाइज उनका भी डबल डिजिट नंबर होता था। एक आखिरी मुद्दा में, हाँ जी, हाँ बोलिए। कि जितने देश भर में जितने भी भ्रष्ट नेता है, उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा के लिया किसने? भाजपा नहीं लिया है। कांग्रेस के मेजॉरिटी सब जो भ्रष्ट नेता हैं, जिनके ऊपर बीजेपी ने एलिगेशंस किए, जिनके पीछे ईडी लगाया, सीबीआई लगाया, दुनिया भर की इंक्वायरी लगाई। आज अशोक चौहान से लेके अजित पवार के पीछे तो एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाले की बात की थी, तो उनको अपने पार्टी में 7 दिन बाद ही उप मुख्यमंत्री करके लिया। ऐसा कौन सा नेता है जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप किया है, जो कांग्रेस में था, राष्ट्रवादी में था और कई पार्टियों में? ये महाराष्ट्र की जनता समझती है अच्छे से। एक आखिरी मुद्दा मैं लेना चाहता हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चरमराई है। खासकर हम देखें बीते 2-3 महीनों में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे महाराष्ट्र शर्मसार हुआ है। महज 2 दिन पहले एक लोकप्रिय नेता, मैं लोकप्रिय नेता कहूंगा क्योंकि उनका एक फैन बेस था बाबा सिद्दीकी का, और उनके रिश्ते पक्ष विपक्ष सबसे अच्छे थे। एक ऐसा नेता दिन दहाड़े गोली चला दी जाती है, मारा जाता है। लगता है चरमरा गई है व्यवस्था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो डे 1 से खराब है। आपको क्या लगता है भाई साहब? खराब है। आप क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर अभी तो खराब ही दिख रही है, क्योंकि बदलापुर का कांड हो गया, उसके बाद ये हो गया, ऐसा तो होना चाहिए। मतलब बतौर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल आप लोगों को सही नहीं लगता है? आंकड़ेवारी के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो पिछले 5 साल में 40,000 से ज्यादा बलात्कार हुए, कम से कम 40,000 से ज्यादा महिलाओं की छेड़छाड़ के किस्से हुए, कार के एक्सीडेंट्स होते। या लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है? पॉलिटिकल हत्याएं तो कितनी होती है। बीजेपी का ही एमएलए ने पुलिस स्टेशन के अंदर गोलीबार किया था, ये कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो परसों बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। ऐसे कितने लोगों की हत्या हुई, कितने पॉलिटिकल लोगों के घर पे अटैक हुए, कितने लोगों के ऊपर अटैक की कोशिशें की गई है। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? जी बिल्कुल। तो मेरे साथ ये तमाम मुंबईकर जुड़े हैं जिनसे बात करके समझ में आता है कि एक नाराजगी जरूर है, मौजूदा महायुति सरकार से एक नाराजगी है, एक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो महसूस की जा सकती है इन लोगों की बातों से। लेकिन ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अब की बार जब महाराष्ट्र की जनता अपने घरों से निकलकर मतदान करने जाएगी तो क्या ये नाराजगी का असर वोटों की संख्या पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या फिर मिला जुला प्रतिसाद जो है जनता का अब की बार मतदान को मिलने जा रहा है। ये सब देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश लाड के साथ विकास श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स, मुंबई।